दलित चिंतन पर कमल भारती जी की पुस्तक लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे सवाल बहेलियों के पुनर्वास का क्यों नहीं लेख के ऊपर। इस लेख के माध्यम से हमने जाना कि जब जब दलित शोषित जातियां अपने जरामय और पुश्तैनी कामों को छोड़कर शिक्षा की तरफ बढ़ने की कोशिश करती हैं, तब तब हिंदू आंदोलन जो है वो सक्रिय हो उठते हैं। दूर से देखने पर यह आंदोलन हो सकता है आपको सामाजिक न्याय के लगे, लेकिन इसके पीछे मंशा सिर्फ एक ही होती है और वो है वर्ण व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूती से बनाए रखने की। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम इसके अगले और अंतिम एपिसोड की तरफ बढ़ेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इस पुस्तक का अंतिम लेख है अमेरिकी प्रणाली की वकालत क्यों। लेख कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर जाति तौर पर जो है ब्रिटिश शासन प्रणाली से सहमत नहीं थे, बावजूद इसके उन्होंने भारत में यही प्रणाली जो है लागू करने का संविधान बनाया। क्यों, इसके ऊपर अब चर्चा हम करेंगे। अंत तक इस एपिसोड में बने रहिएगा। चलिए, अमेरिकी प्रणाली की वकालत क्यों। न तो केंद्र में और न उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकी, जबकि उसकी सीटें विधानसभा और लोकसभा दोनों में अधिक हैं। इसीलिए अब भाजपा नेता और बुद्धिजीवी संविधान और संसदीय लोकतंत्र को ही दोषपूर्ण मान रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर स्मृति व्याख्यान माला में भाषण करते हुए भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान के पुनरावलोकन की मांग की है और संसदीय लोकतंत्र को भ्रष्टाचार में सहायक बताया है। तो 1990 के दशक से ही इन लोगों की मंशा जो है वो संविधान को बदले जाने की थी, ताकि ये लोग फुल फ्लेज मेजॉरिटी में आ सके। स्पष्ट है कि भाजपा ऐसे संविधान को चाहती है जिसमें सबसे बड़े दल को सरकार बनाने की व्यवस्था हो और पूर्ण बहुमत की शर्त न हो। संसदीय लोकतंत्र में यह संभव नहीं है, इसलिए अब उसमें भी भाजपा की आस्था खत्म हो गई है। भ्रष्टाचार संसदीय लोकतंत्र का मुख्य मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार तो सिर्फ एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कथनी और करनी में फर्क हर बार दिखाई देता है। भारत में भ्रष्टाचार संसदीय लोकतंत्र के कारण नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के पूंजीवादी और सामंती चरित्र के कारण है। और ये काफी हद तक मुट्ठी भर लोगों के लिए किया जा रहा आर्थिक सुधारों के कारण है। शुरू से ही यहाँ पर जो है मुट्ठी भर लोगों का ही कब्जा रहा है और देश जो है उन्हीं के द्वारा शासित रहा है। वास्तव में संसदीय लोकतंत्र का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र में भागीदारी की जो चेतना दबी पिछड़ी जातियों में पैदा हो रही है, उसने सदैव शासक बनने वाले वर्ग की नींद हराम कर दी है। भाजपा की हिंदू राजनीति को इसने छिन्न भिन्न कर दिया है और भाजपा के लिए एक ऐसा वैचारिक संकट खड़ा कर दिया है कि उसे उस वर्ग की भागीदारी को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा जो उसकी सोच के ही विपरीत है। शायद ये उस दौर की बात कर रहे हैं जब बसपा और भाजपा की मिलीजुली सरकार जो है उत्तर प्रदेश में बनी थी। बसपा और भाजपा की विचारधारा बिल्कुल विपरीत है, बावजूद इसके गठजोड़ करके इन्होंने सरकार बना ली थी। क्योंकि भाजपा संघ परिवार ही है, इसलिए उसकी आस्थाएं वैसे ही प्राचीन हिंदू राजतंत्र में है। इसी कारण जो है संसद के उद्घाटन में सिंगोल स्थापित किया गया था। वह रामराज और शिवाजी के तंत्र के यूटोपिया में जीती है। लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष होता है, यानी लोकतंत्र में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। किंतु सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थी तो हिंदुत्व राज्य का धर्म बन गया था। और गोलवलकर की हमें हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा जो शम्सुल इस्लाम जी की आलोचनात्मक समीक्षा हमने पढ़ी थी, उसमें भी गोलवलकर ने यही कहा है कि सबसे पहले तो इस देश के संघीय ढांचे को ढहाना चाहिए, राज्य के हाथ से सारी पावर छीन लेनी चाहिए, क्योंकि राज्य जो है वो सुनिश्चित करता है अपने अंडर रहने वाले सभी लोगों की सुरक्षा का। और जैसा कि इसमें कहा गया कि राज्य का जो है अपना कोई धर्म नहीं होता, वो धर्म निरपेक्षता के ऊपर टिका होता है। लेकिन जब जब भाजपा की सरकार आती है तो राज्य का जो धर्म है वो हिंदुत्व हो जाता है। पूरे प्रदेश में जय श्री राम का आंदोलन हिलोरे लेने लगा था और यही धर्मोन्माद अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस का कारण बना था।
क्या यह लोकतंत्र था? क्या भाजपा का यह शासन संविधान के दायरे में था? यदि नहीं तो ये कदाचित आश्चर्य की बात नहीं है कि आज भाजपा नेता संविधान और संसदीय लोकतंत्र को दोषपूर्ण मानते हैं। अभी तो संविधान की पकड़ है लोकतंत्र के ऊपर, बावजूद इसके कितने अलोकतांत्रिक कार्य इन लोगों ने किए हैं समय समय पर। यही नहीं, संघ परिवार के अग्रदूत, लेखक और पत्रकार भी आजकल संविधान पर राष्ट्रीय बहस की मांग कर रहे हैं। शैलेश मटियानी लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की त्रिशंकु विधानसभा इसीलिए है क्योंकि भारत का मौजूदा संविधान भी त्रिशंकु है। इन महाशय को संविधान में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष संरक्षण बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्हीं वर्गों के जागरूक होने के कारण बहुसंख्यक सांप्रदायवाद को आज के समय में पराजित होना पड़ा है। इन महाशय की समझ में यह बात नहीं आ रही है कि भाजपा को सत्ता में आने से पहले उसकी उन नीतियों को रोका है और उन्हीं नीतियों ने विधानसभा को त्रिशंकु बनाया है, जो उसने दलितों तथा पिछड़ों की भागीदारी और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध शुरू से ही सिर्फ अपना रखी है, बल्कि उसका शर्मनाक प्रदर्शन भी किया है। समय समय पर ये लोग शर्मनाक प्रदर्शन करते हैं, बावजूद इसके हमारे लोग नहीं समझ पाते हैं इनकी मंशा को। भाजपा अब अमेरिकी प्रणाली का शासन चाहती है, जिसमें सरकार उस दल की बनती है जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, सदन में भले ही वे अल्पमत में हों। इसके लिए चूंकि संविधान में परिवर्तन या संविधान की पुनर्रचना जरूरी है, इसीलिए संसदीय लोकतंत्र और मौजूदा संविधान दोनों ही भाजपा को अब दोषपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। तो कितने साल पहले, 30 साल पहले से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सत्ता पर पूर्ण बहुमत के साथ हम हासिल हो जाएं, काबिज हो जाएं और संविधान को बदलने का मौका हमें मिल जाए। फाइनली ये बात दलित शोषित तबकों को समझ में आई, इसीलिए 400 पार का नारा जो है वो फेल हो गया। यहां तक कि अयोध्या में ये लोग हार गए। एक बार डॉक्टर अंबेडकर ने भी संसदीय लोकतंत्र को एक अच्छी व्यवस्था नहीं माना था तथा संविधान सभा को अपना ज्ञापन अमेरिकी मॉडल पर प्रस्तुत किया था, पर ऐसा उन्होंने अल्पसंख्यकों, जिसमें दलित भी शामिल थे, की दृष्टि से किया था। उनका मत था कि संसदीय लोकतंत्र एक खराब विचारधारा और एक खराब संगठन के कारण सफल नहीं है। लोकतंत्र समानता का दूसरा नाम है। संसदीय लोकतंत्र ने स्वतंत्रता के लिए तो उमंग पैदा की, पर इसने समानता के साथ थोड़ा भी संबंध नहीं बनाया। मतलब लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब समानता के नियम को भी कड़ाई के साथ लागू किया जाए या उसका पालन किया जाए। इसने समानता के महत्व को अनुभव ही नहीं किया, बल्कि इसने स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन पैदा करने का भी प्रयास नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता ने समानता को निगल लिया और असमानताओं को पैदा कर दिया। संसदीय लोकतंत्र की असफलता के दूसरे कारण खराब संगठन के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि समस्त राजनीतिक समाज दो भागों में विभक्त है, शासक और शासित। यह एक दोष है। यह दोष यहीं तक नहीं रहता तो कोई बात नहीं थी, परंतु इसका दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह है कि यह विभाजन इतना अधिक रूढ़िवादी हो गया है कि शासक हमेशा शासक वर्ग से आते हैं और शोषितों का वर्ग कभी भी शासक नहीं बनता है। मतलब शुरू से शासन जिनके हाथों में है उन्हीं के हाथों में चला आ रहा है। और इसे आप कांग्रेस की लेगेसी मत कहिएगा कि नेहरू के बाद इंदिरा फिर राजीव, इस तरह से मत देखिए इसको। बीच बीच में जो दूसरे दलों की सरकारें बनी हैं वो भी बुर्जुआ ही रहे हैं दल। इस तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए। और आज भी भाजपा की जो सरकार बनी है वो तो और भी कट्टरवादी सरकार है। इन सब का जिक्र आगे है इस लेख में, सुनिए। जनता अपने लिए सरकार नहीं बनाती है, वह सरकार बनाकर उसे अपने ऊपर शासन करने के लिए छोड़ देती है और भूल जाती है कि यह उसकी सरकार है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का मत है कि संसदीय लोकतंत्र कभी भी जनता के लिए या जनता के द्वारा सरकार नहीं होती और इसी आधार पर वे जनता के लिए भी सरकार नहीं होती। एक लोकप्रिय सरकार के बावजूद संसद ये लोकतंत्र यथार्थ में एक पैतृक शासन वर्ग के लिए एक पैतृक शासक वर्ग की सरकार है।
यह है राजनीतिक जीवन का वह भ्रष्ट संगठन जिसने संसदीय लोकतंत्र को इतना निराशाजनक बनाया है कि आम आदमी की स्वतंत्रता, संपत्ति और सुख की मूल आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हुई। सोचिए, कई दशकों पहले भी डॉक्टर अंबेडकर का ये विजन था, वह इस बात को देख और समझ पा रहे थे जिसे हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत कम बुद्धिजीवी हैं जो डॉक्टर अंबेडकर की कही बातों को समझ पा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी लिखा है कि यदि संसदीय लोकतंत्र दलितों और शासित वर्ग के लिए सुख समृद्धि के द्वार नहीं खोल सकता, तो इसके लिए ये स्वयं भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। पहले ही वो स्पष्ट कर चुके हैं कि आप लोग सरकार अपने लिए नहीं चुनते हैं, बस आप चुन लेते हैं कि वो आपके सर के ऊपर आकर बैठ जाए। ये दोष जनता का है, सरकार का नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता है। सभ्यता का उद्देश्य स्वरों की तरह आदमी को मोटा बनाना नहीं है, लेकिन हम उस अवस्था से भी बाहर हैं। मजदूर वर्ग मोटा होना तो दूर, वह भूखों मर रहा है, इसलिए वह पहले रोटी के बारे में सोचता है, दूसरी कोई भी चीज उसके लिए बाद में आती है। और इसी चीज का फायदा जो है भाजपा उठा रही है। 80 करोड़ लोगों को, प्रधानमंत्री कई मंचों से ये बोल चुके हैं कि 80 करोड़ लोगों को ये 5 किलो राशन प्रोवाइड कर रहे हैं मुफ्त में, और तीसरे टर्म में ये इसको बढ़ाकर 100 करोड़ कर देंगे। 100 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया है इस देश में, और हमें कोई शिकायत नहीं। यही वजह है कि दलित मजदूर वर्ग न वोट का अर्थ समझ सका है और न उसमें लोकतंत्र में अपनी भागीदारी के प्रति कोई राजनीतिक चेतना ही पैदा हुई है। तो इससे पहले के लेखों में भी हमने इस चीज का जिक्र किया है। लोकतंत्र में जो है दलितों की भागीदारी के सवाल लेख के तहत भी इन सब चीजों के ऊपर हमने चर्चा करी थी कि हर जगह राज्य सरकारें भी मुफ्त की चीजें बहुत बांटती हैं। जैसे बिहार में धोती कुर्ता साड़ी, और कर्नाटक में तेलुगु देशम ने घटिया स्तर के चावल जो है वो गरीबों में बांटे। इस तरह की कई सारी चीजें हम ऑलरेडी कई लेखों में पढ़ चुके हैं। किंतु पिछले कुछ वर्षों में दलित पिछड़ी जातियों में लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को लेकर जो जागरूकता और राजनीतिक चेतना पैदा हुई है, उसने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की हालत खराब कर दी है। इससे संसदीय लोकतंत्र में शासक वर्ग का वर्चस्व टूटा है और हमेशा शासक वर्ग से शासक बनने की अलोकतांत्रिक परंपरा को झटका लगा है। इसलिए भाजपा और संघ परिवार के अग्रदूतों को आज संविधान और संसदीय लोकतंत्र दोनों ही दोषपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र में सामंतवाद के वर्चस्व के कारण ही राज्य और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के स्वरूप तथा स्वतंत्र भारत के सिद्धांत में उन्हें प्राप्त करने के उपायों के विषय में संविधान सभा को अमेरिकी मॉडल पर अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया था। उसके अनुच्छेद 2 खंड 3 की धारा 1 में उल्लिखित है कि भारत के संयुक्त राज्यों का संविधान इस बात का उपबंध करेगा कि संघ अथवा राज्य की कार्यपालिका इस अर्थ में असंसदीय होगी कि उसे विधानमंडल का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व हटाया नहीं जाएगा। जैसे अमेरिका में है, सरकार कितनी भी बेकार हो, कितने भी गलत डिसीजन ले रही हो, जब तक उसका टर्म पूरा नहीं हो जाता तब तक उसको हटाया नहीं जा सकता। इससे बहुत सारे संसाधनों की जो है वो बचत होती है। किस तरह, ये सुनिए। कार्यपालिका के सदस्यों को यदि वे विधानमंडल के सदस्य न हो, विधानसभा में बैठने, बोलने, मत देने और प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकार होगा। प्रधानमंत्री का चयन संपूर्ण सदन द्वारा एकल हस्तांतरणीय मतदान द्वारा किया जाएगा। मंत्री परिषद में भिन्न भिन्न अल्पसंख्यकों का चयन विधानमंडल में प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मतदान से किया जाएगा। कार्यपालिका में बहुसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों का चयन संपूर्ण सदन द्वारा एक हस्तांतरणीय मतदान द्वारा किया जाएगा। मंत्रिमंडल का कोई सदस्य निंदा प्रस्ताव पर अन्यथा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, किंतु उसे सदन द्वारा भ्रष्टाचार अथवा राजद्रोह के आधार पर महाभियोग को छोड़कर हटाया नहीं जा सकेगा। डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश प्रणाली के इस आधार पर आलोचक थे कि
उसमें राजनैतिक बहुमत ही बहुमत होता है। किंतु भारत में बहुमत एक सांप्रदायिक बहुमत है। बहुमत का सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम चाहे जो रहे, उसका बहुमत चरित्र सांप्रदायिक बना रहेगा। अतः यदि ब्रिटिश प्रणाली की नकल की गई तो कार्यकारी अधिकार सदैव सांप्रदायिक बहुमत को प्राप्त रहेंगे। मतलब यहां पर ब्रिटिश वाला फॉर्मूला भी नहीं चल सकता पूरी तरीके से, अमेरिका वाला भी नहीं चल सकता, आगे वो उसका भी उल्लेख कर रहे हैं। भारत एक अलग ही देश है क्योंकि जातियों की समस्या भारत के अलावा किसी और देश में है ही नहीं। सुनिए, भारत में दुर्भाग्य से यही सच साबित हुआ है। ब्रिटिश प्रणाली ने ब्रिटिश जनता को निस्संदेह एक अति स्थायी सरकार की प्रणाली प्रदान की है। ब्रिटिश में तो एक स्थायी सरकार रहती है, उसकी प्रणाली वही है, पर क्या ये भारत को भी स्थायी सरकार प्रदान कर सकेगी? डॉक्टर अंबेडकर का मत था कि ऐसा हो सकने के अवसर बहुत क्षीण है, मतलब बहुत कम है। उनके अनुसार जातियों और संप्रदायों में टकराव कायम रहने के कारण भारत की विधायिकाओं में अनेकानेक पार्टियों और ग्रुपों की स्थापना सुनिश्चित है। यदि ऐसा हुआ तो संभव ही नहीं वरन निश्चित है कि जैसे संसदीय कार्यकारिणी ब्रिटेन में कायम है, जिसमें विरोध में मत पड़ने की दिशा में उसको इस्तीफा देना पड़ता है, वैसा यहां होने पर कार्यकारिणी अस्थिरता की शिकार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे मसलों पर भी ग्रुपों का अल्पावधि में गठबंधन और पुनर्गठबंधन करना और सरकार गिराना सरल काम बन जाएगा। छोटी छोटी बातों पर बहुमत पीछे खींच लेना। अभी हाल फिलहाल ही आपने देखा होगा कि कितना 1 लाख करोड़ की पेशकश कर दी है राज्य के लिए कर्नाटक ने। तो ऐसे में इतने छोटी सी बात को लेकर भी सपोर्ट वापस खींचा जा सकता है और सरकार गिराई जा सकती है। डॉक्टर अंबेडकर दशकों पहले इन सब चीजों के ऊपर सोच विचार कर चुके थे। सोचिए, ये आशा नहीं की जा सकती है कि आजकल प्रमुख दलों में जो मजबूत गठबंधन है वह कायम रह पाएगा। बराबर सरकार का गिराया जाना अराजकतावाद से कम नहीं। इस स्थिति को रोकने के लिए वर्तमान संविधान (1935) में धारा 93 है, जो स्वतंत्र भारत के संविधान में समाप्त हो जाएगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार की कार्यपालिका निस्संदेह भारत के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त है। डॉक्टर अंबेडकर के इस मत पर यदि हम विचार करें तो ये कहना गलत ना होगा कि जिस अराजकतावाद के उत्पन्न होने की संभावनाओं का उन्होंने उल्लेख किया है वह भारत में घटित हो चुका है। गठबंधनों का बनना, बिखरना, सरकारों को गिराना, सारी अराजक परिस्थितियां यहां पैदा हो चुकी हैं। इसीलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली एक स्थायी कार्यकारिणी की व्यवस्था नहीं कर सकती। भारत जैसे गरीब देश को, जिसके सिर पर खरबों रुपए का विदेशी कर्ज है, निस्संदेह एक स्थायी कार्यकारिणी की आवश्यकता है। यदि सरकारें गिरती रही और बार बार चुनाव होते रहे तो उस पर खर्चे होने वाले खर्चे को यदि आप जोड़ें तो कहां बैठेगा ये? इसका हिसाब है कहीं आपके पास? समय से पूर्व बार बार चुनाव भारत की अर्थव्यवस्था का ही नाश करते हैं। यदि हम अमेरिकी प्रणाली को अपनाते हैं तो एक स्थायी सरकार की दिशा में सफलता हमें मिल सकती है, क्योंकि सबसे अधिक सीटों की शर्त के साथ कोई भी दल सरकार बना सकता है और अपना कार्यकाल पूरा किए बिना उसे हटाया भी नहीं जा सकेगा। इससे बार बार के मध्यावधि चुनावों से भी बचा जा सकेगा। किंतु क्या यह परिवर्तन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए होगा? भाजपा सिर्फ ब्राह्मण वर्चस्व या हिंदुत्व की सरकार स्थापित करने के मकसद से अमेरिकी प्रणाली की पक्षधर है। 1990 का यह लेख है, उस दशक का, और उसमें भाजपा की मंशा यहाँ पर कमल भारती जी जाहिर कर रहे हैं। और आज 10 साल से एक ही दल इस देश पर सत्तारूढ़ है। पूर्ण बहुमत का क्या मतलब है और ये क्यों चाहते थे, आज तो स्पष्ट हो चुका है। कितने सारे अमेंडमेंट्स ऑलरेडी पहले हो चुके हैं। संविधान को दरकिनार करते हुए अलोकतांत्रिक तरीके से रात को न्यायालय खुलवाकर जनेऊ आरक्षण इन्होंने 10% लागू करवा दिया। ऐसे बहुत से फैसले हैं जो इन्होंने बहुमत में होने के कारण ले लिए। और सोचिए, ऐसे में यदि अमेरिकी प्रणाली यहाँ पर लागू होती है तो कितनी मनमानी करने का तरीका इन्हें मिल जाएगा, परमिट मिल जाएगा संवैधानिक तौर पर। आगे सुनिए, भाजपा सिर्फ ब्राह्मण वर्चस्व या हिंदुत्ववाद की सरकार स्थापित करने के मकसद से अमेरिकी प्रणाली की पक्षधर है।
यह उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों की चिन्हता नहीं है, क्योंकि भारत में बहुमत एक सांप्रदायिक बहुमत है। इसीलिए भाजपा और अन्य हिंदू पार्टियों के लिए तो अमेरिकी पद्धति बेहतर हो सकती है, क्योंकि वे गठबंधन करके विधानमंडल में सबसे बड़ा दल बन सकती हैं और ऐसे में इन्हें जोड़ तोड़ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ना तो नीतीश कुमार जी से इनको सहायता लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही चंद्रबाबू नायडू से। ये तो बड़े आराम से खाली सबसे बड़ा दल होने के नाते अपनी सरकार बना लेंगे और इन्हें अन्य लोगों की नाजायज बातें भी नहीं माननी पड़ेंगी। परंतु अन्य अल्पसंख्यक सांप्रदायिक दलों को सत्ता में वंचित रहना पड़ सकता है। इसलिए ये ज्यादा लोकतांत्रिक होगा कि कई अल्पसंख्यक और क्षेत्रीय दल मिलकर या बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दल मिलकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर स्थायी सरकार का निर्माण करें, क्योंकि भारत में जब तक जाति और वर्ण की व्यवस्था रहेगी, यहाँ कोई भी प्रणाली सफल नहीं हो सकती। अमेरिकी प्रणाली भी संसदीय लोकतंत्र की तरह ही ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद की पोषक और संरक्षक बनकर रह जाएगी। लेख लिखा था 10 मार्च 1997 को। ये लेख से आपको क्या समझ में आया है? कितने सहमत हैं आप इस बात से? डॉक्टर अंबेडकर के बारे में एक नई बात आपको पता चली है। आज से पहले कितने लोगों को ये बात मालूम थी, ये भी कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। यहाँ पर ये पुस्तक भी समाप्त होती है। 2-4 दिनों का समय लूंगी और अगली पुस्तक के चुनाव के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए और इन एपिसोड्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लगातार करते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली पुस्तक के साथ। जय भीम, धन्यवाद।